नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब भी आप अपनी कुंडली का फलादेश देखते हैं तो वो सही साबित नहीं होता। किसी ग्रह का फल बहुत अच्छा बताया जाता है लेकिन असल में वो ग्रह उतना अच्छा परिणाम नहीं दे रहा होता है। आज हम बात करने वाले हैं चलित कुंडली के बारे में। अब चलित कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है और इसका असर आपके जीवन में कैसा देखने को मिलता है, इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि चलित कुंडली ही वह कुंडली होती है जिसके आधार पर कुंडली के ग्रह अपना फल दिखाते हैं, इसलिए चलित कुंडली के बारे में समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चलित कुंडली के बारे में ही समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चलित कुंडली का निर्माण कैसे होता है और ग्रह उसमें अपना फल कैसे बदल देते हैं, या चलित कुंडली के आधार पर ग्रह अपना फल कैसे प्रदान करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप चलित कुंडली के बारे में आसानी से समझ सकें। और इसी वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की जो डिग्री होती है, जिन्हीं के आधार पर चलित कुंडली बनाई जाती है, वो क्या होती है और कैसे इनके आधार पर ग्रहों का बल निर्धारित होता है। तो चलिए बने रहिएगा आज के वीडियो में। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कुंडली के प्रारूप को। देखिए, कुंडली के जो अलग अलग 12 खंड होते हैं जिन्हें भाव कहते हैं, ये आकाशीय मंडल को शो करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी गोल है और आकाश भी विस्तृत है, इसलिए सारे ही ब्रह्मांड या आकाश को एक गोले के रूप में माना जाता है। और किसी भी गोले को या स्फीयर को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है डिग्री के रूप में नापना। तो जब भी हम किसी गोलाकार आकृति को नापते हैं तो उसे 360 डिग्री पर नापते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं जो अलग अलग 12 राशियों को शो करते हैं। इसलिए इस सारे ही ब्रह्मांड को, जिसका टोटल 360 डिग्री होता है, यदि हम उसको 12 से डिवाइड कर दें, जो कि 12 राशियां हैं, तो एक राशि 30 डिग्री की हो जाती है। और इसी तरह से 12 राशियां मिलकर 360 डिग्री हो जाती हैं, जो सारे के सारे ब्रह्मांड को शो करती हैं। और प्रत्येक राशि में 9 पद होते हैं। इसका मतलब ये कि एक राशि में 2 नक्षत्र पूरे पूरे और तीसरे नक्षत्र का एक पद होता है। इसी के आधार पर एक राशि का निर्माण होता है। और इसी आधार पर यदि हम 12 राशियों की बात करें तो टोटल 108 पद होते हैं, जो कि टोटल 27 नक्षत्रों को शो करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुंडली बनाते समय जब हम ग्रहों की प्लेसमेंट की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पे और किस भाव में आएगा, तो देखिए, सबसे पहले तो उस कुंडली की लग्न निकाल ली जाती है। इसका मतलब ये कि पहले भाव में कौन सी राशि आएगी और इसी के आधार पर पूरे ही 12 खंडों की राशि तय कर दी जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि किस राशि में कौन सा ग्रह आना चाहिए। इसके लिए ये देखा जाता है कि जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस पद में था। देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमने कुंडली के भाव राशि के आधार पर तय कर लिए, जिससे ये तय हो गया कि किस भाव में कौन सी राशि आने वाली है, जो कि हमने लग्न के आधार पर तय किया। इसके बाद हमने ये देखा कि जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस पद में था। और जैसा कि हमने अभी समझा, प्रत्येक राशि 2 नक्षत्रों के पूरे पूरे और एक नक्षत्र के एक पद को मिलाकर बनती है, क्योंकि एक राशि में 9 पद होते हैं। तो इस आधार पर हम ये देख लेंगे कि जन्म के समय किस ग्रह किस नक्षत्र के किस पद में था, और उसी के आधार पर कुंडली के अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट कर दी जाती है। और इस तरह से जो कुंडली तैयार होती है इसे लग्न कुंडली कहते हैं, या इंग्लिश में D1 चार्ट भी इसे कहा जाता है। अब लग्न कुंडली से ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है और कौन से भाव में बैठा है। क्या वो अपनी मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और इसी के आधार पर उसका फल निर्धारित किया जाता है। लेकिन इस आधार पर जब फलादेश किया जाता है तो कई बार उसमें कई सारी गलतियां पाई जाती हैं और जो फलादेश किया जाता है वो सही नहीं निकलता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है ग्रहों की डिग्री।
अब चलिए ये समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमने देखा था, प्रत्येक राशि नक्षत्रों के पद से मिलकर बनती है और प्रत्येक राशि में 9 पद होते हैं। तो जब भी कोई ग्रह किसी भी राशि के पहले या आखिरी वाले नक्षत्र में होता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो डिग्री बल है वो कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो नक्षत्रों के पद हैं, जो 9 पद मिलके एक राशि का निर्माण कर रहे हैं, उन 9 पदों में से एक पद की जो डिग्री है वो 3 डिग्री 20 मिनट से रहती है। देखिए, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसी के आधार पर हम ग्रहों के बल को समझ पाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने समझा, ये ब्रह्मांड गोल है, जिसे हमने 360 डिग्री पर डिवाइड कर दिया है और जो ग्रह हैं वो इसी तरह गोलाकार आकृति में घूमते रहते हैं। कभी एक राशि से दूसरी राशि पर ट्रैवल करते हैं और दूसरी राशि से तीसरी राशि में ट्रैवल करते हैं। और ये जो इन ग्रहों का ट्रैवल करने का तरीका है, इसको डिग्री वाइज नापने के लिए ही हम नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय किस नक्षत्र पे है, और इसी आधार पर कुंडली तैयार हो जाती है। अब जन्म के समय यदि वह ग्रह ऐसे नक्षत्र के ऐसे पद में है जो किसी राशि की शुरुआत में पड़ रहा है या अंत में पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि वो जो ग्रह है वो उस राशि के मध्य तक नहीं पहुंचा है, या तो वो उसकी शुरुआत में है या अंत में है। और ऐसी ही स्थिति में वो जो ग्रह है वो कमज़ोर माना जाता है। दरअसल वो ग्रह कमज़ोर नहीं हुआ रहता, उसके जो फल हैं उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि वो उस राशि या उस घर के मध्य तक नहीं पहुंचा होता है। इसी कारण उस ग्रह के द्वारा मिलने वाले फलों में कमी आ जाती है और इसी डिग्री और राशि के मध्य या भाव मध्य के आधार पर ही चलित कुंडली तैयार की जाती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय जो लग्न निकाली जाती है, यानी कि असेंडेंट की राशि निकाली जाती है, उसमें भी इसी तरह नक्षत्रों के कई पद होते हैं। अब वहाँ पर भी यदि जो लग्न कुंडली में बनी वो उस राशि के मध्य में बनी, तो उस लग्न का जो मध्य है वो एकदम मध्य में आ जाता है। लेकिन जन्म के समय जो लग्न में राशि थी उसमें भी इसी तरह से हो गया कि या तो वो शुरुआती पदों में रह गई या अंत के पदों में रह गई। तो इससे होता ये है कि कुंडली के जो भाव हैं उनके मध्य से यदि नापा जाए तो इस तरफ या तो ज़्यादा हो जाती है या दूसरी तरफ कम हो जाती है। इससे वो जो भाव निकल के आता है, जैसे कि पहला भाव, उसमें पूरी एक राशि न होकर थोड़ी सी दूसरी राशि भी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपका लग्न है वो 28 डिग्री का है या 25 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम उस राशि के मध्य से नापेंगे तो 15 डिग्री इस तरफ और 15 डिग्री इस तरफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उस भाव में, जैसे कि पहले भाव में जो राशि है वो ऑलरेडी 25 डिग्री की है, तो यदि हम 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे नापेंगे तो उस भाव में 5 डिग्री के बाद दूसरी राशि आ जाएगी, क्योंकि ये वाली राशि ऑलरेडी 25 डिग्री पार कर चुकी रहती है। और ऐसी स्थिति में यदि उसमें कोई ग्रह है जो 27 डिग्री पर है या 28 डिग्री पर है, तो एक्चुअली में वो ग्रह उस भाव में तो दिखता है, उस राशि में भी दिखता है, लेकिन एक्चुअली में पद के आधार पर वो अगली या पिछली राशि में चला जाता है। और इसी सटीक प्लेसमेंट को देखने के लिए हम चलित कुंडली का निर्माण करते हैं। चलित कुंडली यह दर्शाती है कि एक्चुअल में वो जो ग्रह है वो जिस नक्षत्र के जिस पद में है वो असल में कौन सी राशि में है। और इसी के कारण चलित कुंडली के आधार पर यदि फलादेश किया जाता है तो वो एकदम सटीक बैठता है। उम्मीद करता हूँ आपको चलित कुंडली कैसे बनती है और ग्रहों की डिग्री के आधार पर हमने जो बात की वो समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख सकते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा कठिन है लेकिन ये आपको कंप्लीटली समझ में आ सके। अब हम ये बात करते हैं कि चलित कुंडली के आधार पर फलादेश कैसे किया जाता है। देखिए, किसी भी ग्रह की जो स्थिति है वो लग्न कुंडली के आधार पर ही तय की जाएगी। इसका मतलब ये कि ग्रह किस राशि का फल देगा, ग्रह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मूल त्रिकोण राशि, स्वयं की राशि में है, ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, उस ग्रह पर किन किन दूसरे ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, यह सब हम लग्न कुंडली से ही विचार करेंगे। लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेनेट कुंडली के किस भाव का फल देगा, इसका निर्धारण हम चलित कुंडली के आधार पर करेंगे। क्योंकि यदि हम देखें तो एक्चुअली में वो ग्रह उस घर में चला गया है
और ऐसा तभी होता है जब आपके प्लैनेट्स की जो डिग्री है वो या तो 0 से लेकर 4 डिग्री के आसपास हो या 26 से लेकर 30 डिग्री के आसपास हो। ऐसी ही स्थिति में ये पॉसिबल है कि जो प्लैनेट है वो किसी भी राशि के पहले पद में हो या आखिरी वाले पद में हो। और यदि लग्न मध्य से नापा जाए, यदि लग्न मध्य कम या ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में या तो ग्रह एक हाउस या एक भाव आगे चला जाता है या एक हाउस पीछे चला जाता है। और ऐसी स्थिति में होता ये है कि देखने से तो ये लगता है कि लग्न कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, लेकिन यदि वो एक घर आगे या एक घर पीछे चला जाता है तो इससे उसके फलों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह लग्न में 2 डिग्री का बैठा है और हो सकता है वो चलित कुंडली में 12वें भाव का फल देने लगे, क्योंकि चलित कुंडली के आधार पर वो एक भाव पहले खिसक सकता है। तो देखिए लग्न चार्ट को देखने से तो ये लग रहा था कि वह ग्रह लग्न में बैठा है और बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन क्योंकि वो चलित कुंडली में 12वें भाव में खिसक के चला गया है तो असल में अब वो ग्रह 12वें भाव के फल देगा, ना कि पहले भाव के। हाँ, उसकी जो स्थिति है, जैसे यदि वो ग्रह उच्च का है तो उच्च का फल देगा, नीच का है तो नीच का फल देगा, मित्र ग्रही है तो मित्र ग्रही का ही फल देगा, लेकिन वो फल देगा 12वें भाव के। जैसे 12वें भाव का फल क्या होता है, विदेश आना जाना, आपके खर्चे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, वो ग्रह इस तरह के फल देने लगेगा, ना कि आपके लग्न के। इसी तरह से यदि कोई ग्रह 11वें भाव में बैठा है लेकिन 29-28 डिग्री के आसपास का है तो देखने में लगेगा कि वह 11वें भाव में बैठा है, लेकिन यदि उस ग्रह में भाव मध्य से थोड़ी दूरी ज़्यादा या कम है तो हो सकता है वो चलित कुंडली में 12वें भाव में आ जाए। ऐसी स्थिति में भी जो ग्रह लग्न कुंडली में बहुत ही ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा था वो असल में 12वें भाव के फल देने लगेगा और अशुभ हो जाएगा। और यही स्थिति 6वें, 8वें, 12वें या किसी भी भाव में बैठे ग्रहों के साथ हो सकती है, क्योंकि लग्न मध्य से राशि मध्य की दूरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो इससे प्रत्येक राशि के शुरू और अंत में बैठे ग्रहों की स्थिति बदलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे उस कुंडली के फलों में भी काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जहां हमने समझने की कोशिश की कि कोई ग्रह अपना फल क्यों वैसा नहीं दिखाता जैसा वो लग्न कुंडली में बैठा हुआ होता है, और इसी के साथ हमने चलित कुंडली समझने की भी कोशिश की। आशा करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी के इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।